राजा जो है वो बुलेट से नहीं आएगा बल्कि बैलेट से आएगा। कि डंडे के जोर पे राजा नहीं होगा या राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से राजा चुना जाएगा। आर्टिकल 25 से 30 होने के बावजूद हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में आया, अब पे लागू किया गया, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स को उससे बाहर रखा गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पहली देन थी कि अंग्रेजों ने सोचा कि इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन में ले आते हैं, क्योंकि आप इसको अच्छे से जानते हैं कि 60% इंडिया जो था वो तो ब्रिटिश इंडिया था और 40% इंडिया वो था जो प्रिंसली स्टेट्स, जिनको अंग्रेजों से तहफ्फुज हासिल था, लेकिन वो अपने इलाके में अपने राजा खुद थे। यूरोपियन यूनियन है को हम कहते हैं वो फेडरेशन, हर मुल्क अलग है, पर यूरोपियन यूनियन कई मामलात में, जैसे उनके यहाँ एक करेंसी चलती है, एक मोबाइल नेटवर्क आज के दौर में उनका काम करता है। कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर तो हैं, लेकिन ट्रंप में जो 50 राज्य है और उसके जो गवर्नर हैं, रेसिडुअल पावर सारा का सारा उनके पास है। यानी अमेरिका के सदर के पास जो पावर है वो तो है, लेकिन अमेरिका के सदर ये नहीं कर सकता कि साहब यहाँ पे ये लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, हम आपकी सरकार को मुअत्तल कर देते हैं। तो अपने भारत के आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। 1950 में तो आप और हम सब जानते हैं कि इस मुल्क का दस्तूर, उसको हमने इन्फोर्स किया। नवंबर 26, 1950 तक ये बन चुका था, 49 तक ये बन चुका था, और उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि हमारे जो दस्तूर है इस मुल्क का, उसको एक इस पसे मंज़र में देखने की कोशिश करते हैं कि 1940 से या 1935 से लेकर 1950 तक क्या हालात इस मुल्क में रहे, बशमूल इस मुल्क के तकसीम के, और उस नज़रिए से फिर हम इस मुल्क के आइन को की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम इस आइन को देखें तो इसकी जो मूल प्रति है, अभी 3-4 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हॉल में उसकी एक एग्जीबिशन लगी थी, तो उसके अगर हर चैप्टर में जाएंगे तो हर चैप्टर के बीच में एक पन्ना, एक कलाकारी का एक नमूना डाला गया, उसमें कुछ तस्वीर हैं, कुछ आर्ट फैक्ट्स हैं, जिसमें बहुत कदीम ज़माने से, अब आप उसको कितना भी कदीम ले जाए, यानी अशोक के पहले से, बुद्ध के पहले के ज़माने से, रामायण से आप चले आएँ, तो उसमें जगह जगह तस्वीर बना के कुछ समझाने की कोशिश की गई है। उसमें जो हमारा जैन मत है, कुछ उसकी तस्वीर हैं, उसके कुछ पन्ने आप पलटेंगे तो उसमें रामायण काल और महाभारत काल की भी हैं। लेकिन उसमें बाद में देखा जाए तो कुछ सूफियों को भी जगह दी गई है, अकबर को भी जगह दी गई है, और टीपू सुल्तान को भी जगह दी गई है। यानी कि 1950 तक इस मुल्क में आप जितना भी हज़ारों साल पीछे चला जाएं, जो सभ्यता का विकास हुआ है, और हम जिसको इंक्लूजन लफ्ज़ आजकल काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, सबको उन्होंने कोशिश की कि इंक्लूड करेंगे। यानी ये बात सिर्फ ये नहीं है कि 1935 से 1950 के बीच क्या हो गया और कैसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो, या ये कि रिजर्वेशन हो तो उसको डाल दिया गया। सिर्फ उतनी सी बात नहीं थी, बहुत सी बातों को मलहूज़ खातिर रखा गया, और वो बहुत ही लर्नेड लोग थे, बहुत ही विद्वान लोग थे, जिन्होंने, आज हम अकबर को कुछ भी कहें, मैं कोई यहाँ मौरिख नहीं हूँ, और अशोक पांडे साहब अगर आएंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे, या टीपू सुल्तान को भी जगह दी गई, और आज हम उन लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उनको संविधान के पन्ने में उनकी तस्वीरें भी डाल दी गई, और रानी झांसी लक्ष्मीबाई के साथ डाल दी गई कि एक ऊपर उनका बना हुआ है तो नीचे टीपू सुल्तान का बना हुआ है। तो यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने, उनके नज़रिया उस वक्त क्या था और आज हमारा नज़रिया कैसे बदला गया या बदलने की कोशिश हुई। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इस मुल्क की तारीख में मैं इसको ऐसे समझता हूँ, क्योंकि मैं कुछ तारीख की भी बात कर रहा हूँ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर आऊँगा, और फिर मैं जो समझता हूँ सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी तरह से बात रखने को कही गई थी कि बार बार इस मुल्क में तकसीम की बात की जाती है, और जब इस मुल्क के एक कल्चर की बात की जाती है तो तकसीम की बात उठाती है। मैं कहता हूँ कि 1947 तकसीम की कहानी थी ही नहीं, वो एक आधा सच है, बल्कि सच का शायद 10% है। 1947 के बाद से तो इत्तेहाद की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि 1947 जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, तो क्या ब्रिटिश इंडिया से जो हमें आज़ादी मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट में मैं दोबारा आऊँगा, तो क्या कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा था? नहीं। कश्मीर कब बना? 1948 या 49 में हिस्सा बना। क्या हैदराबाद स्टेट जो तकरीबन जर्मनी के बराबर थी, क्या 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा थी? जवाब है नहीं थी, वो उसके बाद बनी। गोवा हमारे पास कब आया? 1961 में आया। बहुत से मुल्क जो आज हमारे दोस्त हैं, ब्राज़ील,
गोवा जब इंडिया में मिल रहा था तो ब्राज़ील यूनाइटेड नेशंस में मुखालिफत कर रहा था, आज बहुत अच्छा दोस्त है। तो नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सिक्किम कब आया? 1975 में आया। केरला के 3 राज्यों ने मिलकर, जिसमें से एक मालाबार का जो राज्य था, मुस्लिम राजा थे, ने मिल करके तय किया कि हम इंडियन यूनियन में शामिल होंगे, एक स्टेट बनेंगे, और इसीलिए कि त्रिवेंद्रम कैपिटल रहेगा और हाईकोर्ट कोचीन में जाएगा, ये उनकी शर्त थी। वरना आमतौर से आप देखते हैं कि जो सूबाई राजधानी होती है वहीं पर हाईकोर्ट होता है। कुछ बातें, कुछ सूबे इस्तिस्ना है इससे, कि एमपी में ऐसा नहीं है या यूपी में, लखनऊ में प्रिंसिपल बेंच नहीं, वरना आमतौर से जो राज्य की राजधानी होती है वहाँ पे हाईकोर्ट होता है। केरल में ऐसा नहीं था, उन्होंने वो शर्त लगाई थी कि हाईकोर्ट वहाँ होगा और राजधानी यहाँ होगी और हम इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे। लक्षद्वीप जो बहुत छोटी सी जगह है और 100% या 99% मुस्लिम आबादी है, उसमें एक छोटा सा आइलैंड है मिनीकॉय, उसको ये अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप अलग होना चाहते हैं तो हो जाइए और इंडिया में मिलना चाहते हैं तो मिल जाइए। तो उस छोटी सी आबादी के लोगों में भी छोटे से इलाके ने कहा हम इंडिया में मिलेंगे, तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लक्षद्वीप के साथ रखा गया। तो सिर्फ इसको हम तकसीम की निगाह से अगर देखेंगे, तो अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो इस मुल्क के पिछले 2400 साल में 24 से ज़्यादा तकसीम हो चुकी हैं। भाई आपको मालूम है, अशोक के वक्त बहुत बड़ा राज्य था, बाद में टुकड़े हो गया। महाभारत की जब लड़ाई हुई तो कौरव के साथ 17 राज्य इधर थे और 18 राज्य इधर थे। मैं ये इतिहास की बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मलहूज़ खातिर रख करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि ये इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि इलियास साहब ने बात कही कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस बात को हमारे इस मुल्क के आइन को जब बन रहा था तो उसको खातिर में रखा गया। उसको सिर्फ 15 साल की कहानी से जोड़ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी जो इसका आधार माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सारे आधार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब अंग्रेज़ लेकर के आए थे तो उसमें भी, जैसा इलियास साहब ने भी आपको बताया, कि मरकज़ी हुकूमत कुछ कानून बना सकती है, रियासती हुकूमत कुछ बना सकती है, और कुछ कॉमन होते हैं जिनको आज की तारीख में हम आइन का जो शेड्यूल 7 है उसमें मरकज़ी फहरिस्त और सूबाई फहरिस्त और कंकरेंट फहरिस्त के नाम से जानते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पहली देन थी कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन में ले आते हैं, क्योंकि आप इसको अच्छे से जानते हैं कि 60% इंडिया जो था वो तो ब्रिटिश इंडिया था और 40% इंडिया वो था जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको अंग्रेज़ों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, लेकिन वो अपने इलाके में अपने राजा खुद थे। निज़ाम जैसे मैंने अभी जिक्र किया, और वैसे ही जोधपुर के राजा थे और भोपाल के थे और जगह जगह के थे, छोटे या बड़ी रियासतें। हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर बहुत बड़े थे, बाकी सब छोटे छोटे थे। लेकिन इंडिया का 40% एरिया, मेरी समझ से, या 35% मान लें, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। और उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक मुल्क में राजी होने को कबूल नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। जब मैं कुछ तहकीक कर रहा था तो ये बात सामने आई। लेकिन बाद में वो लोग इसी इंडिपेंडेंट इंडिया में का हिस्सा बने, और जब इसी इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बने तो बात थी कि इस मुल्क का आइन वहदी आइन बने या वफाकी बने, फेडरल बने या यूनियन बने, और इसको यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैं लफ्ज़ों के मतलब पे नहीं जाऊंगा, पर कंसेप्ट आपको समझाता चलूँ। यूरोपियन यूनियन है, उसको हम कहते हैं वो फेडरेशन है, हर मुल्क अलग है, पर यूरोपियन यूनियन कई मामलात में एक है। जैसे उनके यहाँ एक करेंसी चलती है, एक मोबाइल नेटवर्क आज के दौर में उनका काम करता है। जाना आना है अपने आईडी कार्ड से, अगर आप अगर फ्रांस के नागरिक हैं तो आप जर्मनी तक चले जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक तरह से डोमिसाइल का कंसेप्ट होता है कि जर्मन नेशनल है, वो जर्मनी का वोट करेगा, वो फ्रांस का वोट नहीं करेगा। लेकिन कई मामलों में वो कन्फेडरेशन है और कोई जब उससे निकलना चाहे निकल जाए। जैसे आपके सामने 2016 में इंग्लैंड निकल गया, ब्रेक्सिट आपको मालूम है, और फ्रांस जो है वो अपने एग्जिट की कभी कभी बात करता है, उसको कुछ लोग फ्रेक्सिट कहते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा वो है जिसपे अमेरिका और कनाडा बने हुए हैं कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर तो हैं, लेकिन ट्रंप में जो 50 राज्य हैं और उसके जो गवर्नर हैं, रेसिडुअल पावर सारा का सारा उनके पास है। यानी अमेरिका के सदर के पास जो पावर है वो तो है, लेकिन अमेरिका का सदर ये नहीं कर सकता कि साहब यहाँ पे ये लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है तो हम आपकी सरकार को मुअत्तल कर देते हैं, जो अपने भारत के आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। वो इसको यूनिटरी बना देता। हालांकि इसकी नीयत तो थी कि हमारा मुल्क फेडरल रहेगा, यूनियन नाम रख लें या फेडरल नाम रख लें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना यूनियन का कोई ऐसा मतलब निकल रहा है कि लफ्जी मायनों में जाए, ना फेडरल का कोई ऐसा मतलब निकल रहा है कि
सूबों को आज़ादी मिलेगी। वो तो उसके जो कंसेप्ट के बिहाइंड जो मतलब है वो समझने की कोशिश हो रही है। कनाडा में भी वही है कि अगर उनकी मरकज़ी हुकूमत है और उनके 7 राज्य हैं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, तो भारत में भी ये कोशिश की गई थी। और अगर मेरा इल्म सही बताता है मुझे, शायद ये बात दुष्यंत दवे साहब ने, मशहूर वकील, अब उन्होंने अपने आप को वकालत से हटा लिया है, उन्होंने किसी आर्टिकल में लिखी थी कि डॉक्टर ये पटेल और नेहरू साहब जो 2 बहुत कद्दावर कायद थे, चाहते थे कि पुलिस भी केंद्र के अधिकार में रहे, लेकिन उस वक्त स्टेट्स के जो लीडर्स थे उनके तरफ से इतना इख्तलाफ हुआ कि इन्होंने उसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया। वरना जैसे आर्मी और पहला मिलिट्री जो है वो मरकज़ के साथ होती है, वैसी पुलिस भी होती, तो फिर स्टेट्स के पास इन्फोर्समेंट की तो कोई पावर जो बची कुछ होती भी वो नहीं रह जाती। तो इन तसव्वुरात पर प्रिंसली स्टेट्स को भी आना था, जो वो नहीं आ पाए, जो आए लेकिन वो बाद में वो बातें ख़त्म हो गई। तो हमारा, अगर मैं ये देखूं कि 1950 तक जो हमारा संविधान बना, हमारा आइन बना, तो जिन उसूलों पे बना है वो ये उसूल है कि उसको अगर मैं अपने प्रियम्बल से ही पढ़ूं, क्योंकि हर बात याद नहीं रहती इसलिए मैं ज़रा लिख के लाया था कि प्रियम्बल हमारा कितना खूबसूरत है और वो जो बातें कहना चाह रहा है, और उसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका जो मकसद है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एस्टैब्लिशेस द गोल्स ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी इसको हम ये मान लें तो इंसाफ है, लोगों के बीच मसावत होने चाहिए, लोगों को के जो आस्था है वो बरकरार रखी जाएगी। यानी ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रूह है। बाकी सारा का सारा संविधान जो है वो इसी की वजाहत करते हुए बना है। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सबके लिए बराबरी होगी, सबके लिए इंसाफ होगा, किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, और वो जो आस्था रखना चाहेंगे रखेंगे, जो सोचना चाहेंगे सोच सकेंगे। जो आप लोगों को आर्टिकल 19 मालूम है कि उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ फेथ भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, बहुत सारे हैं। सबसे पहली कदगन उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 15 महीने के बाद ही हो गई थी। और यहाँ से मैं 1950 के आगे की कहानी पे थोड़ा सा चलूँगा आपसे, क्योंकि बना कैसे हो किन उसूलों पे, वो तो 2500 साल या 5000 साल या 6000 साल में जो मुख्तलिफ अकायद इस मुल्क में है और उनके बीच जो फ़र्क होता है, सबको अकोमोडेट करके रखना, ये उसूल थे और लोगों की बराबरी का उसूल था। इस पर बना। इसको सिर्फ 1935 से 1950 के बीच देख करके तशरीह करना किसी भी फ़िरके के लिए गलत होगा। लेकिन जो आज़ादी दी गई थी इस मुल्क में बात रखने की, उसमें जो लफ्ज़ आता है कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। सो हमें जो बोलने की आज़ादी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले लिखा था कि हर शख्स को अपने हिसाब से बोलने की आज़ादी होगी, उसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके उसको रोका जा सकता है। ये अल्फाज नहीं थे, ये बाद में 15 महीने के बाद आ गए। हुआ ये था कि कोई कुछ भी कह रहा था और अदालतों ने कहा कि जब आज़ादी है तो कह सकते हैं, तो फिर उस वक्त की गवर्नमेंट, नेहरू ही उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो तब्दीली लेकर के आ गए कि इसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। अगर वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो डिफेमेशन भी होगा, उसका एक दूसरा पहलू है। यहाँ पे जहाँ सरकारों को समझने की बात थी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आवाम को भी समझने की बात थी कि अवामी हुकूक जो दिए गए थे वो इसलिए नहीं दिए गए थे कि अवाम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। अवामी हुकूक दरअसल इसलिए होते हैं कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल सरकार ना कर सके। हम लोगों ने इस फ़र्क को बहैसियत कौम, बहैसियत इंडियंस शायद इसको भुला दिया। हमने ये समझ लिया कि कुछ बोलने का हक मतलब कुछ भी बोलने का हक था, या कुछ करने का हक मतलब कुछ भी करने का हक था। वो नहीं था। दरअसल ये था कि अंग्रेज़ आपको उठा के ले जाता था और जेल में बंद कर देता था, उसको रोकना था। तो भारत की जो नई सरकार बनेगी ये काम ना कर पाए, इसलिए ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे। लोगों ने क्या किया, गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो फिर बैकडोर से वो एंट्री हुई जो हुई। जो मैं अभी आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहा था और फेडरलिज्म से उसका ताल्लुक है। अच्छा, उससे पहले डेमोक्रेसी पे आ जाऊं। डेमोक्रेसी के बारे में जैसा बताया कि डेमोक्रेसी का एक मतलब तो ये होता है कि राजा जो है, किसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं वही दोहराता हूँ, राजा जो है वो बुलेट से नहीं आएगा बल्कि बैलेट से आएगा।
यानी कि डंडे के जोर पर राजा नहीं होगा या राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से राजा चुना जाएगा। लेकिन ये तो हुई उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। लेकिन डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन और भी है, जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, जो अब्राहम लिंकन ने कहा कि इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वो होती है असल डेमोक्रेसी। आप देखेंगे इंग्लैंड में तो राजा या रानी आज भी है, यूरोप के कई मुल्कों में आज भी, बेल्जियम में वहाँ भी राजा आज भी है, कोई पावर नहीं है उसके पास, वो उसकी हैसियत वहाँ प्रेसिडेंट की है जो हमारे प्रेसिडेंट की है। लेकिन ये कि उसी का बेटा या उसी की बेटी राजा बने रहेंगे। लेकिन वहाँ जमहूरियत ज़्यादा है या हमारे मुल्क में जमहूरियत ज़्यादा है? आप सब कहेंगे कि वहाँ लगता है कि जमहूरियत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आवाम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रही है। शायद वहाँ टैक्स का ऐसा बोझ नहीं है, या वहाँ पे दूसरे ऐसे वो मजालिम जो सुनने में आते हैं वो नहीं है जो यहाँ पे सुनने में आ जाते हैं। तो एक डेमोक्रेसी का तो एक टेक्निकल मतलब तो ये हो गया कि साहब राजा को जनता चुनेगी कुछ वक्त के लिए, फिर दोबारा चुनेगी। और एक होता है कि क्या उसूल हैं, क्या फीचर्स हैं, उन पर डेमोक्रेसी होती है, तो वो रियल डेमोक्रेसी होती है। उन फीचर्स को हमें यहाँ मजबूत करना है। जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में भी कहा कि लफ्ज़ फेडरलिज्म या यूनियन से मतलब नहीं है, सूबों को कितनी पावर है। हमने तो, कुछ लोगों ने तो लड़ाई की कि पुलिस का पावर होना चाहिए स्टेट के पास, और इंडियन पेनल कोड में जो भी मसला पेश आता है आज भी तो आपकी सरकार की पुलिस ही देखती है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने किया क्या, CBI बना दी जो मरकज़ के साथ है। मरकज़ी हुकूमत ने किया क्या, जैसे इलियास साहब ने बताया, UAPA जैसे कानून ले आई, पहले पोटा लाए, टाटा लाए, उसको ख़त्म किया, तो UAPA में अमेंडमेंट करके ऐसा डाल दिया कि जो भी देखेगी वो मरकज़ी हुकूमत देखेगी। फिर ये लिख दिया कि बेल नहीं मिलेगी। जब कानून में लिख दिया बेल नहीं मिलेगी, तो अदालत का काम था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह से देखती और कहती कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदालतें थोड़ी बहुत मुझे लगता है वहाँ फेल हुई, जो शुरू में जो हमें मिल गया। लेकिन अदालतों ने अच्छा काम भी ये किया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 महीने के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया, तो बाद में 1960 और 65 के आसपास ये बात हुई, 65 के बाद ही हुई, कि एक केशवानंद भारती करके जजमेंट आया जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। उसने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिससे वजूद में आए हैं आप उसी को ख़त्म कर दें, इसलिए कि आपके पास अमेंडमेंट की पावर है। मतलब मैं इसको सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर वालिद साहब ने बेटे को कहा कि आज से कंपनी तुम संभालो, कि मैं बुजुर्ग हो चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी बेच देंगे, क्योंकि वालिद साहब ने तो आपको कंपनी चलाने को दी थी और आपने कहा मैं कंपनी बेच देता हूँ क्योंकि मुझे तो वालिद साहब ने मालिक बना दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दिया था कि ये एक तमीज़ के साथ चले, उसके साथ ये बदतमीज़ी नहीं हो सकती कि आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपने पावर बढ़ा लेता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक बुनियादी ढांचे का तस्वुर दिया कि आप इसको अमेंड तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि साहब अमेंड करके उसकी बुनियादी हिला के रख दिया आपने। फिर उसमें 15-20 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डाली कि ये बुनियादी ढांचे में आती है, लेकिन ये कि ये फेरिस्त एग्जॉस्टिव नहीं है, वक्त पड़ेगा तो इसकी दूसरी तशरीह भी हो सकती है कि हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नई चीज़ आ जाए। जैसे अभी बताया था राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ने रीड किया गया, बाद में 21A भी डाल दिया गया, उसको कर दिया गया, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड के लिए अलग से अभी आर्टिकल नहीं आया है। तो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और सबसे अहम चीज़ जो आज हम लोगों को परेशान करती है सेक्युलरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट नोट दिया गया था उसमें 3 अल्फाज यूज़ किए गए, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म। तो सेक्युलरिज्म पर अपनी बात रखकर फिर मैं ख़त्म करूँगा बात, क्योंकि फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पे मैंने अपने तसुरात आपको दे दिए। और बिल्कुल सही कहा, सेक्युलरिज्म के कई जगह कई मायने हो सकते हैं शायद क्योंकि इसीलिए हमें लफ्ज़ को जब हम पकड़ रहे हैं तो हम उसके बुनियादी मतलब में नहीं जाएं कि उस लफ्ज़ के हकीकी मायने क्या है। सेक्युलर का मतलब कई जगह ये लिया जाता है कि उसका मतलब है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, के साथ चर्च मदाखलत नहीं करेगा, ये यूरोप से निकला। भारत में इसका ये मतलब लिया गया कि जिसको मज़हब को फॉलो करना है वो करेगा, स्टेट ना तो उससे दुश्मनी रखेगा ना स्टेट ज़्यादा करीब जाएगा। लेकिन सेक्युलरिज्म ये लफ्ज़ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आप सबको मालूम है, और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी पिटिशन डाली थी, अभी वो अलाउ नहीं हुई, डिसमिस ही हो गई थी, कि जो इंदिरा गांधी के वक्त 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें ये लफ्ज़ डाला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि लफ्ज़ का डालना, अब लफ्ज़ डल गया तो अच्छी बात है, रहे, पर इसकी जो रूह थी वो हमेशा प्लूरल थी। ये लफ्ज़ सेक्युलर जो है वो बड़ा कई मायने में ख़तरनाक भी हो जाता है समझाने के एतबार से, क्योंकि जैसे ही आप सेक्युलर लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे
आपसे सवाल आएगा कि क्या सऊदी अरब सेक्युलर है, क्या इजिप्ट सेक्युलर है, क्या बांग्लादेश सेक्युलर है, ये सवाल आएगा आपके सामने। फिर उसकी आप दिफा करते रहेंगे, फिर वही पीछे जाना पड़ेगा कि ऐसा था और ऐसा था और ऐसा था। लफ्ज़ मैं समझता हूँ इस्तेमाल के लिए सही लफ्ज़ है प्लूरल। भारत प्लूरल है और रहा है, कोई दूसरा मुल्क प्लूरल हो या ना हो। अगर अच्छी मिसालें लेनी है तो आपको अच्छी मिसाल मिल सकती है, मलेशिया एक अच्छी मिसाल हो सकती है। मलेशिया में तो तहफ़्फ़ुज़ है ना मज़हब का, इंडोनेशिया में तो है ना मज़हब का। हम क्यों ये मिसाल लें कि सऊदी अरब ये मिसाल है या इजिप्ट वो मिसाल हो सकती है। जहाँ जमहूरियत ही नहीं है उसकी मिसाल लेना कि वहाँ सेक्युलर होगा या नहीं होगा, वहाँ तो एक ख़ास निज़ाम ही चलता है, वहाँ तो राजा है। आप डेमोक्रेसी की बात कीजिए तो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। बांग्लादेश का जो कानून है उसमें तहफ़्फ़ुज़ है। बांग्लादेश के लोगों को ये फिक्र नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यहाँ पे ये ख़तरा है कि इतने सब होने के बावजूद, कि मुल्क प्लूरल होने के बावजूद, आर्टिकल 25 से 30 होने के बावजूद हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में आया, सब पे लागू किया गया, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स को उससे बाहर रखा गया। क्या हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो पाया है? एक बड़ा अलमिया है। देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मैं थोड़ी जसारत के साथ ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ हमारे, क्योंकि मीडिया में है, कुछ को अच्छी ना लगे, लेकिन पूरी इज्जत के साथ ये बात रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये मुल्क बनाया था, या उस वक्त जो लोग थे, तो क्या शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उस वक्त बना था? नहीं बना था, वो तो बना 1989 में। तो क्या उन्हें ख्याल नहीं आया था कि जब रिजर्वेशन आज देना है तो एक सेपरेट क्रिमिनल लॉ उनके लिए बना दिया जाए? तो इसका मतलब इंडिया में यूनिफॉर्म से क्रिमिनल कोड भी नहीं है, आप सिविल कोड की क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझको कोई अगर गाली बक दे तो कोई कानून नहीं है, मैं आईपीसी में जाऊंगा। लेकिन अगर हमारे कुछ ऐसे तबकात को कोई कुछ गलत कह दे तो उन पर वो 89 का एक्ट लग जाएगा। ये फर्क है ना, हमारे इसी मुल्क में फर्क है। और इसका ताल्लुक किसी इकोनॉमी से भी नहीं है। रिजर्वेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, रिजर्वेशन हो, पार्लियामेंट में भी हो, नौकरीज में भी हो, जॉब्स में भी हो, लेकिन हमने क्रिमिनल लॉ अलग बनाया है। तो इसका मतलब हम यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पे नहीं है। हमने जब यूएपीए बना दिया, मतलब हम आईपीसी को नहीं मान रहे, जबकि आईपीसी में हर वो चीज़ जो यूएपीए में हो सकती है, या कोई भी जुर्म आप सोच सकते हैं, वो आईपीसी या बीएनएस जो अब बन गया है उसमें मौजूद है। अलग से क्यों बनाया गया? क्योंकि सूबों की ताकत को कम करके मरकज़ की ताकत ऊपर हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उस कहानी को 1950 से ही शुरू करना पड़ेगा। हम आज के डिस्पेंसेशन को कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ लोगों ने अच्छा किया तो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर उन्हीं से गलती हुई है तो हमको कहना पड़ेगा कि ये, इस बात को उन लोगों को ख्याल में रखना चाहिए था कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं ला पा रहे हैं। मेघालय के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अलग हिसाब है, कुछ दूसरे राज्यों के लिए कुछ अलग हिसाब है। तो मैं समझता हूं कि अपनी बात को इससे ख़त्म करते हो कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं इसको इस तरीके से लूँगा कि हमें थोड़ा हिकमत से काम लेना होगा। हम अगर चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जाएं, जो यहाँ के जन जन को छुएगी बात। या हम क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स पे बात करें जो यहाँ के लोगों तक जाएगी, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि इसके साथ, इस खास तबके के साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है। बात सबकी करें। ईवीएम तो एक छोटा सा मुद्दा है, बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इस मुल्क में तो सूबों के साथ भी इंसाफ नहीं है। राज्यसभा में भी उसी राज्य को ज़्यादा वजन दिया जा रहा है जिसकी लोकसभा की सीट ज़्यादा है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहाँ सीनेट और कांग्रेस होती है। हर 50 राज्य में हर राज्य के 2 सीनेटर ही होते हैं वहाँ, और कांग्रेस में अलग से होते हैं। यानी हर राज्य का वेटेज बराबर है। हमारे यहाँ क्या, यूपी में अगर 80 लोकसभा है तो यूपी से राज्यसभा में 15 लोग या 11 लोग चले जाएंगे। अगर एमपी, बिहार से 40 हैं तो उसका आधा कर दीजिए, 5 जाएंगे। तो वजन तो यूपी का ज़्यादा रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि चाहे गोवा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे मणिपुर हो, सबको एक एक सांसद या 2-2 सांसद उनके राज्यसभा से दे दिए जाते, ताकि सबकी आवाज़ पार्लियामेंट में बराबर होती। जब हम बात मसावत की कर रहे हैं और इंडिविजुअल के मसावत की बात करते हैं, तो जो कलेक्टिव है, जो एक किसी राज्य में लोग रह रहे हैं, उनके मसावत की बात क्यों नहीं करते? वो भी बात होनी चाहिए थी। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बात कर सकते हैं कि लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और वो जो आइडियल आइडिया ऑफ इंडिया है, हम चाहे उसको
हमारे कुछ लोगों को इस लफ्ज़ आइडिया से भी एतराज़ होता है, पर जब वो सिविलाइजेशनल आइडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो सिविलाइजेशन की ही बात हो रही है कि वही सिविलाइजेशनल आइडिया है। अगर हम हिस्ट्री से ही देखेंगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा हमको कि कुछ लोगों ने इस मुल्क में हमला किया और हमला करके तोड़फोड़ की, वो एक अलग है, दुखद घटना है, दुखद सच्चाई है, वो एक सच्चाई है। आज की कोई दूसरी सच्चाई है। आज ये है कि सच्चाई ये है कि हम भारतीय होने पे भी फ़ख्र महसूस करते हैं, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम होने पे, सिख हैं तो सिख होने पे, बौद्ध हैं तो बौद्ध होने पे, जैन हैं तो जैन, दोनों बातों पे हम फ़ख्र करते हैं। और इसमें आज के दौर में कोई तजाद नहीं है। इंसान को उसकी ज़िंदगी के हिसाब से जीने दिया जाए, और इंसान जो है एक मुल्क और एक निज़ाम के तहत एकता में की लड़ी में पिरो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये मौजू तो हसास भी है और इतना वसी भी है कि बातें लंबी चलती रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। इस पे आप डे लॉन्ग कर लीजिए, वर्कशॉप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।